हेलो एवरीवन। अब हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का, विच इज़ आरएनए एंड कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डीएनए को डिस्कस किया था। अब आरएनए और डीएनए कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से। आरएनए क्या होता है? पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है एक तो, और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, जबकि इट कंटेन राइबोज शुगर C5H10O5, जबकि डीएनए में ऑक्सीजन एक कम होती है, O4 होते हैं, जबकि इसमें थाइमीन की जगह पर यूरेसिल होता है, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, थाइमीन इसमें नहीं होता। जबकि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, जबकि आरएनए हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये 4 से 5 डिफरेंस है जो कि आपको याद होने चाहिए, आपके लेवल तक ये पूछ सकते हैं। तो और लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन सिंथेसिस में 2 प्रोसेस है, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन। तो उसमें हमने 3 टाइप्स देखे थे आरएनए के, जिसे हम डिस्कस करते हैं। एक था मैसेंजर आरएनए, जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में बन रहा था फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, अब मैसेंजर आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉडॉन। ठीक है, अब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है कि डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिसे हम लूजनिंग या अनजिपिंग कहते हैं डीएनए की। अब डीएनए स्ट्रैंड है, अब ये नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं। ठीक है, अब एमआरएनए कैसे बनता है कि इनके ही कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस स्ट्रैंड में लगना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अगर थाइमीन है डीएनए स्ट्रैंड में, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होता है? एडेनिन, तो एमआरएनए में लग जाएगा। एडेनिन है डीएनए में, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होता है? थाइमीन। लेकिन थाइमीन आरएनए के अंदर नहीं होता, उसकी जगह पर यूरेसिल होता है, तो यूरेसिल आ जाएगा। साइटोसिन की जगह पर ग्वानिन, थाइमीन की जगह पर एडेनिन। तो कॉर्डोन क्या होते हैं? ये ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट मतलब 3 नाइट्रोजिनस बेसिस, ये एक कॉर्डोन बनाते हैं। और एक कॉर्डोन एक अमाइनो एसिड को इनकोड करता है, जैसे कि AUG है मिथ्योनिन को कर रहा है, इसी तरह से ये सीरीन आ गया। तो मैसेंजर आरएनए का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्डोन। और कॉर्डोन क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस के, और बनता किससे है? ये डीएनए स्ट्रैंड से बन रहा है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसके अलावा अगर टोटल आरएनए सेल का ये 3 to 4% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो ये सबसे ज़्यादा कम पाए जाने वाले आरएनए हैं, जो कि मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, विच इज़ ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए भी कहते हैं जिसे। स्मॉलेस्ट आरएनए है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसमें एंटी कॉडोन्स होते हैं। कॉडोन्स किस में थे? एमआरएनए में, और इसमें एंटी कॉडोन्स होते हैं, जिसे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसके अलावा इसका काम क्या है कि ये ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड को साइटोसोल से टू राइबोसोम्स, मतलब राइबोसोम्स तक लेकर आना इसका काम है। साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड्स होते हैं, उन्हें राइबोसोम्स तक ये लेकर आता है। ये टोटल नंबर इसके 60 है, लेकिन ह्यूमन बींग्स पे सिर्फ 45 टाइप्स पाई जाती हैं टीआरएनए की, और ये 10 to 20% टोटल आरएनए का एक फॉर्म कर रहे हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है टीआरएनए का। ठीक है, अब एमआरएनए के पास क्या होता है? कॉडॉन होता है, जो किससे बना है? डीएनए के स्ट्रैंड से कॉडॉन बनता है। अब कॉडॉन क्या है कि एंटी कॉडॉन कैसे बन रहा है कि कॉडॉन के जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं वो एंटी कॉडॉन में होते हैं। जैसे कि साइटोसिन का क्या है? ग्वानिन, यूरेसिल का एडेनिन, और यूरेसिल का एडेनिन। ठीक है, तो ये एंटी कॉडॉन बन गया, तो ये फिर इसे हेल्प करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को ढूंढने में, और फिर ये राइबोसोम्स तक लेकर आते हैं। इसके अलावा जो हमारा थर्ड और लास्ट आरएनए के टाइप है वो है rRNA, विच इज़ राइबोसोमल आरएनए। ये एक तो लार्जेस्ट साइज है इसका ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट कौन सा था? हमारा टीआरएनए, और ये 80% मेकअप करता है हमारा टोटल आरएनए का। ठीक है, और इसके अलावा ये इसका काम क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये पेप्टाइड लिंकेजेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो एमआरएनए था उसका काम क्या था कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ कॉडॉन्स। ठीक है, और इस ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या होता है कि वो ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड्स को फ्रॉम साइटोसोल टू द राइबोसोम्स, और ये पेप्टाइड लिंकेजेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज़ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जब बायोमोलिक्यूल्स 2 डिफरेंट ग्रुप्स के एक दूसरे से केमिकली बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो उसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स आ गए, ग्लाइको जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लाइकोजन को, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स एक ग्रुप हो गया और दूसरा लिपिड्स। तो ये 2 डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, तो इन्हें हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ भी देखें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की
बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ लिपिड्स और प्रोटीन की हो रही है, और यहाँ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की हो रही है। अब हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं विच इज़ ग्लाइकोलिपिड्स, और जिन्हें हम सेरिब्रोसाइट्स भी कहते हैं। सेरिब्रोसाइट्स कहाँ से ड्राइव किया गया ये टर्म? सेरिब्रम से, क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं इन द वाइट मैटर ऑफ ब्रेन और माइलिन शीथ ऑफ नर्व फाइबर। अब माइलिन शीथ क्या होती है कि जो आपने अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा हो कि एक एक्सोन होता है, ठीक है, उसके अराउंड पे माइलिन शीथ होती है। तो ये सेरिब्रोसाइड या ग्लाइकोलिपिड्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसका ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन में दो मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट की आउटर और इनर, ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब सेकंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसका दूसरा नाम है म्यूकॉइड्स। ये किसके कॉन्जुगेट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के। अब ये पार्ट होते हैं एग एल्ब्यूमिन, ये प्रोटीन है जो कि एग वाइट के अंदर प्रेजेंट होता है, एग वाइट जो आउटर पार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक गोनेडोट्रोपिन्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेक्स हार्मोन्स में। इसके अलावा जो थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, वो एंटीजेंस हैं ब्लड ग्रुप के, मतलब ये जो ब्लड ग्रुप के जो एंटीजेंस होते हैं ये उनमें भी प्रेजेंट्स होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंटीजेंस की वजह से हमारा ब्लड टाइप बनता है, जैसे कि ए, बी, ओ और ए बी ब्लड टाइप, जो कि 4 डिफरेंट टाइप्स हमारे ब्लड के, वो एंटीजेंस बनाते हैं। तो ये इन एंटीजेंस में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपको याद करने हैं। इसके अलावा एक लाइपोप्रोटीन आ जाता है। अब लाइपोप्रोटीन किसके होंगे? लिपिड्स और प्रोटीन्स के। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्लड प्लाज्मा। अभी जैसे कि आपने सुना होगा कि हम कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना चेक करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें हम HDL और LDL के बारे में भी सुनते हैं कि इसका हाई आया है। तो ये क्या होता है कि हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि लाइपोप्रोटीन्स का फंक्शन क्या है कि लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करवाना ब्लड के अंदर। और इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, उनके ये मेम्ब्रेन के भी कंपोनेंट होते हैं। तो ऐसे याद कर लो कि एक तो ये लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, और दूसरा क्या है कि ये जो सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, ER, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, उनकी मेम्ब्रेन्स में होते हैं। जो हमारा लास्ट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोप्रोटीन, ये कॉन्जुगेट है न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन का। मेन कंपोनेंट होता है क्रोमेटिन मटेरियल का। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है कि क्रोमोसोम्स यूजुअली हमारे न्यूक्लियस में प्रोटीन्स के साथ पाए जाते हैं, और वो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होता है, तो उसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स का पार्ट होता है और राइबोसोम्स। तो ये सिंपल है कि न्यूक्लियो से हमें पता चल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड्स, तो क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन मटेरियल का पार्ट होते हैं, और राइबोसोम्स प्रोटीन से रिलेट कर रहा है, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो यहाँ हमारा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर होता है कंप्लीट, और चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से हम एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे।